Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Aya Thoughts in English and your teacher Inu is here. और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं सेशन 2024-25 के लिए। क्लास 8 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसकी ड्यूरेशन है, ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर जैसा ही है और आपको अच्छा एग्ज़ाम है तो आपको अच्छा इसकी प्रैक्टिस करने की को मिल जाएगा कि जैसा एग्ज़ाम आना है, जैसा पेपर आना है, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करने को इसमें मिल जाएगी। तो ड्यूरेशन इसकी वही है 2.30 आवर, 2 घंटा 30 मिनट और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 60। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शंस, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग है 16 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग 12 मार्क्स की, सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स का और सेक्शन डी लिटरेचर 18 मार्क्स की। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, बिल्कुल ठीक आपके क्वेश्चन पेपर जैसे स्टार्टिंग में दिया होता है बिल्कुल ठीक वैसे ही इसमें भी दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस करने ज़रूरी है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हुए हैं। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर एक के आगे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी हुई है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग, और जवाब देने से पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। सेक्शन ए रीडिंग 16 मार्क्स का आपको अच्छी तरह पता है। और रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली, नीचे दिया हुआ पैसेज बहुत सावधानी से पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डू एनी 4, आपको कोई 4 करने हैं और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो ये हुए 8 मार्क्स के। नाउ इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियोज, जो है वो जापानीज़ किंग या वेल्दी जो होते हैं, लोग होते हैं, और उन लोगों को कहा जाता है। और अच्छे पुराने दिनों में डाइमियोज के देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा जो है वो बूढ़े कपल रहते थे। हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, और जिनका सिर्फ एक अकेला पालतू कुत्ता था। हैविंग 2 बार आ गया बेटा। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और वह उसे इस तरह प्यार करते थे जैसे उनका अपना बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू कारपेट, और उन बूढ़े कपल ने, पति पत्नी ने उसके लिए, डॉग के लिए एक कुशन बनाया, एक छोटा सा तकिया बनाया ऑफ ब्लू क्रेप, ब्लू रंग के क्रेप नाम के कपड़े का। एंड एट मील टाइम, और जब भी खाने का समय होता, म्यूको इस डॉग का नाम है। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, क्योंकि ये उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट एंड एज स्नक एनी कैट, और वह इसके ऊपर, कुशन के ऊपर बैठा करता था बड़े ही कंफर्टेबली जैसे कि कोई बिल्ली। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश, और ये दयालु जो लोग थे, पति पत्नी थे, ये इस पालतू कुत्ते को फिश के टिडबिट्स, छोटे छोटे टुकड़े करके देते थे फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपने ही खाने की चॉपस्टिक्स से उसको मछली के छोटे छोटे टुकड़े करके देते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वह उसे उबले चावल देते थे जो कि वह चाहता था। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul, और अतः ये इस चुप रहने वाले प्राणी को इसके जो प्रोटेक्टर थे, जो ओल्ड कपल थे, बहुत प्यार करते थे। लाइक अ बीइंग विद अ सोल, अपनी बिल्कुल आत्मा की तरह प्यार करते थे, आत्मा से उसे प्यार करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, और बूढ़ा आदमी क्योंकि वह चावलों का किसान था, वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड, वह रोज़ के रोज़ खुरपी और फावड़ा लेकर के जो है वो खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू सामा, और सुबह से लेकर के जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता था। ओ टेन टू सामा सन को कहा जाता है, जब तक कि सन छुप नहीं जाता था तब तक वह अपने खेतों में काम करता था, जब तक कि सूर्य डाउन बिहाइंड द हिल्स, डाउन बिहाइंड द हिल्स का मतलब पहाड़ियों के पीछे छुप नहीं जाता था, तब तक वह काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज़ डॉग जब भी वह काम पर जाता था उसका पीछा करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, और वह कभी भी
सफ़ेद जो बगुले होते थे, जो कि ओल्ड मैन के पैरों के नीचे नहीं आने देता था, टू पिक अप द वर्म्स, जो वर्म्स खाने के लिए जो बगुले होते थे, वाइट हेरोन्स जो होते थे, वो जब भी आगे आगे चल रहे होते थे तो डॉग जो है उन वाइट हेरोन्स को बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे नहीं आने देता था। For the old couple was patient and kind to everything that had life, और वे बूढ़े पति पत्नी बहुत ही दयालु थे और धैर्य वाले थे उन सभी चीज़ों के प्रति जिनके अंदर जान होती है। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वे अक्सर पक्षियों को खाना चारा भी डाला करते थे। वॉट वॉज द नेम ऑफ द ओल्ड कपल्स पेट डॉग, उन बूढ़े पति पत्नी का पालतू कुत्ते का क्या नाम था? उसका नाम था म्यूको। वॉट मटेरियल वॉज द डॉग्स कुशन मेड ऑफ, और डॉग का जो कुशन था, तकिया था, वे किसका बना था? ब्लू क्रेप का बना था। हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द वाइट हेरॉन दैट फॉलोड हिम, और बूढ़ा आदमी जो है सफ़ेद बगुले जो कि उसके पीछे पीछे होते थे उनके साथ कैसा व्यवहार करता था? ही फेड इट टर्निंग बाय सॉर्ट्स टू रिवील वॉर्म्स, और वह सॉर्ट्स टर्निंग अप सॉर्ट्स, वह ज़मीन पर मिट्टी को पलटता हुआ चलता था जिससे कि जो कीड़े हैं उनको वह बगुले खा सकें। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स एटीट्यूड, उस बूढ़े आदमी का क्या रवैया था? टुवर्ड्स लिविंग क्रिएचर, सारे के सारे जीवित जीवों के प्रति उनका क्या रवैया था? ही वॉज काइंड एंड पेशेंट, वह बहुत दयालु थे और धैर्य वाले थे। वॉट डिड द ओल्ड मैन डू एवरी डे, वह बूढ़ा आदमी हर रोज क्या करता था? वर्कड इन द राइस फील्ड्स, वह चावल के खेतों में काम करता था। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पोस्टर गिवन बिलो, नीचे एक पोस्टर दिया हुआ है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इसके जवाब देने हैं जो इसके साथ क्वेश्चन आए हैं जो कि पोस्टर पर बेस्ड हैं। डू एनी 4, कोई 4 करने हैं आपको, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, और इस तरह से 8 मार्क्स के। देखिए यहाँ पर पोस्टर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पोस्टर, पोस्टर का मेन मैसेज क्या है? डोंट फियर कार्ब्स, ईट द राइट वंस, कार्बोहाइड्रेट से मत डरें, सही सही कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, इसका मैसेज ये है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एज सजेस्टेड बाय द पोस्टर, पोस्टर में जैसा सुझाव दिया हुआ कितने परसेंट जो है टोटल कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए हमारे भोजन में, तो वो है 55 से 60%। होल ग्रेन आर लिस्टेड एज अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इन द इमेज के अंदर जो होल ग्रेन्स होते हैं वो किस चीज़ का स्रोत होते हैं? तो वो होते हैं प्रोटीन का स्रोत होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द पोस्टर, इनमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ नहीं होता? सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, ये इम्यून फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। विच ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द सिनोनियम ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का सिनोनियम, कॉम्प्लेक्स का सेम वर्ड क्या है? और वो है इंट्रिकेट। ओके, नाउ इसका सेक्शन बी का राइटिंग स्किल आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो that demonstrate the preferred subject of a group of a school students in Delhi। आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है और वो ये शो करता है कि प्रेफर्ड सब्जेक्ट की ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट जो हैं दिल्ली के अंदर कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ दिया हुआ, देखिए आ जाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा रीडिंग को देते हैं, कितने परसेंट है रीडिंग को? और रीडिंग को है 35%। उसके बाद में लैंग्वेज आर्ट्स है 23%। ओके, फिर उसके बाद में है सोशल स्टडीज़ को कितने देते हैं? 14%, और मैथ्स को देते हैं 15%, और उसके बाद साइंस को 13% प्रेफरेंस देते हैं। तो ये फेवरेट सब्जेक्ट हैं इनके क्लास 8 के स्टूडेंट्स की। इसका और क्वेश्चन भी है, तो सबसे पहले मैं इसका पाई चार्ट का आपको जो है वो आंसर बता रही हूँ। सबसे पहले जब भी हम कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ आता है तो ये बताना चाहिए कि उसके अंदर क्या शो हो रहा है। तो ये जो पाई चार्ट है शोज़ द फेवरेट सब्जेक्ट परसेंटेज ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स, क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उनके फेवरेट सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है ये पाई चार्ट उसे शो करता है। तो 35% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग एज इट इंक्रीजेज देयर नॉलेज। 35% स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद है क्योंकि
ये इंक्रीज़ करता है इनके नॉलेज को और उनकी कंसंट्रेशन पावर को, ध्यान लगाने की क्षमता को। 23% ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्रेफर लैंग्वेज आर्ट्स, और 23% स्टूडेंट्स को लैंग्वेज आर्ट्स पसंद होती है, बिकॉज इट एनहांसेस देयर क्रिएटिविटी, क्योंकि इससे उनकी सृजनात्मकता बढ़ती है। क्रिएटिविटी लीड्स टू ब्रॉडन द माइंड, और क्रिएटिविटी बढ़ने से हमारे दिमाग की सीमाएं भी बढ़ती हैं। 15% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स एज इट शार्पन्स देयर माइंड। 15% स्टूडेंट को मैथ्स पसंद है क्योंकि ये हमारे दिमाग को तेज करता है। इट मेक्स दैम प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे हम समस्या का हल निकालने में सक्षम होते हैं। एंड इंक्रीजेज देयर एनालिटिकल थिंकिंग, और विश्लेषणात्मक तरीके से सोच पाते हैं। 14% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक सोशल साइंस। 14% लोगों को, स्टूडेंट्स को सोशल साइंस पसंद होता है। इट इंक्रीजेज कल्चरल अवेयरनेस, क्योंकि ये बढ़ाता है पारंपरिक जागरूकता एंड पॉलिटिकल स्किल्स, और साथ साथ में राजनीतिक कुशलता को बढ़ाता है, राजनीतिक कुशलता को बढ़ाता है। 14% नाउ इट ब्रॉडन्स देयर हॉराइजन्स, और ये हमारे हॉराइजन्स को, हमारे जो क्षितिज हैं, लिमिट्स हैं, उनको भी बढ़ाता है। 13% लाइक साइंस, इट अलाउज देम टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। 13% बच्चों को साइंस पसंद होती है क्योंकि ये विकसित करता है नई तकनीक को हमारे दिमाग में, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हमारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉल्व करना सिखाता है। एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और हमें डिसीजन लेने में सक्षम बनाता है। अब इसके साथ है बेटा डायरी एंट्री। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं डायरी एंट्री का। देखते हैं डायरी एंट्री में क्या दिया हुआ है। डायरी एंट्री में दिया है इसका और क्वेश्चन है ये, योर टीचर टॉट यू द पोअम। तुम्हारे टीचर ने, आपके टीचर ने आपको पोअम पढ़ाई, द लास्ट बार्गेन। यू फाउंड द पोअम इंटरेस्टिंग। आपको ये पोअम बहुत ही ज़्यादा रुचिकर लगी। एंड appreciate the lesson it gives on the significance of freedom, और आपने प्रशंसा की उस लेसन पर जो कि ये देती है कि इसके अंदर आज़ादी का महत्व बताया हुआ है। राइट अ डायरी एंट्री, जर्नलिंग योर व्यूज़। आपको डायरी एंट्री लिखनी है, अपने व्यूज़ को प्रकाशित करना है, फीलिंग्स, और अपनी जो है फीलिंग्स को भी बताना है, भावनाओं को बताना है ऑन द पोअम, इस पोअम के आधार पर 120 या 150 वर्ड्स पर। देखिए डायरी एंट्री में सबसे पहले आपको डियर डायरी लिखना होता है, और उस क्वेश्चन में जो भी फीलिंग दी होती है उसे सबसे पहली लाइन में लिखते हैं। टुडे वी डिस्कस द पोअम द लास्ट बार्गेन इन द क्लास। आज हमने क्लास के अंदर द लास्ट बार्गेन पोअम को डिस्कस किया। आई फाउंड इट थॉट प्रोवोकिंग। मुझे ये पोअम विचार को उत्तेजित करने वाली लगी। द पोअम ब्यूटीफुली शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, और इस पोअम के अंदर बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है आज़ादी का महत्व। आई अप्रिसिएट हाउ द पोअम कन्वेज, और मैं अप्रिसिएट करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ कि कैसे पोइट ने इन सब चीज़ों को कन्वे किया, प्रस्तुत किया। दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द चॉइसेस, कि जो सच्ची खुशी होती है वो हमारी चयन के अंदर होती है। वी मेक, जो कि हम करते हैं, एंड द फ्रीडम वी चेरिश, और जो हमारी आज़ादी जिसे हम एंजॉय करते हैं। द पोअम लास्ट बार्गेन डिस्प्लेज द आइडिया। ये जो पोअम लास्ट बार्गेन है ये इस विचार को प्रस्तुत करती है दैट ट्रू हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट विद मटीरियल, कि जो सच्ची खुशी होती है वो खरीदी नहीं जा सकती वेल्थ से, रुपयों पैसों से, ताकत और सुंदरता से। एंड लाइज इन द सिंपल जॉयज ऑफ फ्रीडम, यह रहती है साधारण खुशी के, आज़ादी की खुशी के उसमें रहती है। द स्पीकर टर्न डाउन ऑल द ऑफर्स, और स्पीकर ने सारे के सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया। ही एक्सेप्टेड द लास्ट ऑफर ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग ऑन द बीच, और उसने स्वीकार किया सबसे अंतिम ऑफर उस बच्चे का जो कि बीच पर रेत के मैदान, रेत के तट पर खेल रहा था। इट सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ प्योर अनबर्डन हैप्पीनेस, और ये जो है महत्व रखती है, मूल्य रखती है उस शुद्ध बिना बोझ वाली खुशी की वैल्यू को ये शो करती है। अब नेक्स्ट आ जाइए, एक क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक जो है बेटा पैराग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर दीक्षा और दक्ष स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। यू बिलीव द एनिमल्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, और आप या तो दीक्षा हैं, लड़कियां हैं तो दीक्षा, लड़के हैं तो दक्ष, और आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। यू बिलीव द एनिमल्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, और आपको विश्वास है कि एनिमल्स हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दे टू नीड लव एंड केयर, उन्हें भी प्यार और परवाह की ज़रूरत है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स ऑन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स।
हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ शॉवरिंग लव ऑन देम, आपको बताना है कि उनके ऊपर प्यार बरसाने का क्या महत्व है। ये भी 6 मार्क्स का है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ का जो है बेटा हाफ मार्क्स का होता है, तो हमें पैराग्राफ का जो है वो टाइटल सबसे पहले लिखना होता है। टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स हम कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ पे टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग देम विद फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर। तो ये जो है जो जानवरों की जिम्मेदारी लेना, इसमें हमें जो है वो आता है उन्हें भोजन देना, शेल्टर देना और उनको मेडिकल केयर देना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व शॉवरिंग देम लव एंड अफेक्शन, और इसमें जो है वो सम्मिलित होता है उनके ऊपर प्यार और स्नेह लुटाना। एंड एनिमल्स नीड बैलेंस डाइट दैट मीट दे आर दे आर नहीं, यहाँ पर देयर है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना भूल गई हूँ, तो ये दियर आएगा यहाँ पे, THEIR, दियर न्यूट्रिशनल मीट। और हम जानवरों को आवश्यकता होती है उस संतुलित भोजन की जो कि उनकी पौष्टिक ज़रूरतों को पूरा करे। दे नीड अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, उन्हें ज़रूरत होती है बहुत ही आरामदायक जगह की सोने के लिए। दे शुड बी गिवन रेगुलर चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन, और उनको नियमित रूप से उनका चेकअप होना चाहिए और उनको दवाइयाँ मिलनी चाहिए टू प्रिवेंट डिसीजेस, जिससे वे बीमारी से बचे रहें। दे नीड कंपेनियनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन, उनको भी मित्रता की और सामाजिक इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड एनवायरनमेंट, जानवर बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का और वातावरण का। वी शुड ट्रीट दैम विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, हमें उनको दयालुता से और पूरी श्रद्धा के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे कि हम उनकी ज़िंदगी जीने के तरीके को सुधार सकें। एंड क्रिएट अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, जिससे कि हम एक बहुत ही स्वस्थ रिश्ता बना सकें जानवर और मनुष्यों के बीच में। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द चॉइसेस गिवन विद ईच सेंटेंस। डू एनी 4 1 मार्क के हैं ये। रीता हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 आवर, अगर इसमें लास्ट नहीं दिया होता बेटा तो हैज़ भी आ सकता था, और यहाँ क्योंकि लास्ट दिया हुआ है तो ये पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर हैड आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस है। माधव एंड शिखर आर डूइंग देयर होमवर्क, द टीचर checks the students' homework every Thursday. Nidhi will finish her assignment by today. I went for a movie last week. Last week की वजह से ये past indefinite हो गया, इसलिए यहाँ पर verb की second form आएगी। Question number 6, answer the question by choosing the most suitable preposition from the choices given with each sentence. Do any 4, यहाँ preposition fill करना है। Swati arrived at the airport at 2 p.m. Ramesh walked through the park on his way to office. The dog is hiding under the table. My grandfather has been living in the New Zealand for 2 years. The aeroplane flew over our heads. Now answer the following question by choosing the most suitable conjunctions. आपको कोई 3 करने हैं, conjunctions fill करने हैं इसमें। Sumit will call you when he arrives at the office. We need to hurry up or we will miss the train. Ravina did not attend the office because she was not feeling well today. You are a smart and hardworking girl. There is an error in each line in the paragraph given below. Identify the error and write the correction against it. One has been done for you. देखिए आपको इस लाइन के अंदर गलती है, और देखिए यहाँ पे एरर और करेक्शन, ठीक है। ये वैसे तो टेबल में था, क्योंकि टेबल में मुझसे थोड़ा हो नहीं पाया, इसमें आ नहीं पाए, तो इसी वजह से जो है वो इमेज को थोड़ा मुझे डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, लुकास गो टू स्कूल एवरी डे ऑफ द वीक, तो यहाँ पर लुकास क्योंकि सिंगुलर है इसलिए गो की जगह गोज आएगा। ये आपके लिए सॉल्व किया गया। बाकी क्या आपको करने हैं, ही हैज़ मोर सब्जेक्ट्स टू स्टडी ईच डे एट स्कूल, तो यहाँ पर ईच की जगह आएगा एवरी। इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, और की जगह आएगा, यहाँ एर लिखा गया है तो और की जगह आएगा यहाँ पर यहाँ आएगा और की जगह एंड।
His mother packs a big backpack full to books and lunch for him. तो full to books नहीं होता, full of books होता है, तो of टू की जगह आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर आएगा टू की जगह of. Okay. Her first class in English and he likes that teacher very much. Okay. Now अजय सेक्शन डी लिटरेचर पर 18 मार्क्स का है जो कि, और इसमें आपको रीड द लाइन्स गिवन बिलो फ्रॉम द पोअम द ज्योग्राफी लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ज्योग्राफी लेसन्स में से, पोअम में से कुछ लाइन्स दी हुई हैं, इनमें आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है. When the jet reached 10,000 feet, जब भी जेट पहुंच जाता है 10,000 फीट की ऊंचाई पर, इट वॉज क्लियर, तब ये स्पष्ट हो जाता है वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, कि वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि देश के अंदर शहर क्यों होते हैं, वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ क्यों जनसंख्या से भरी रहती हैं. द लॉजिक ऑफ जोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ये जो तर्क है जोग्राफी का कि ज़मीन और पानी मनुष्य को क्यों आकर्षित करते हैं, वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड, और ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर दिखाया गया है. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जैसे ही जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँच जाता है. व्हाट वॉज क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और क्या चीज़ क्लियर हो जाती है जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है. द रीजन फॉर सिटीज नियर रिवर्स, ये बात क्लियर हो जाती है कि शहर क्यों बसे हैं नदियों के पास. अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा, लैंड एंड वाटर डिड नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अट्रैक्टिंग पीपल टू सर्टेन लोकेशंस. ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है. पानी और नदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं लोगों को आकर्षित करने में. हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन जोग्राफी एंड ह्यूमन सेटलमेंट. स्पीकर जो है बोलने वाले जुल्फिकार घोष हैं, और उन्होंने जोग्राफी और मनुष्य के सेटलमेंट के बीच में क्या संबंध बताया है. ये कहा है उन्होंने कि ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एंड अननोन, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और अज्ञात माना जाने वाला होता है. Now question number 10, read the extract from the lesson. This is Geordie's Fawn. ये this is Geordie's Fawn में से ये दिया हुआ है. जॉडी सैड, ये भी ऐसी आपको डू एनी टू 3 दिए हैं, 2 करने हैं, एक नंबर के हैं ये. जॉडी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा. जॉडी ने पूछा, पिताजी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं. जस्ट फाइन, बिल्कुल सही बेटे. ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, और जो मेरी मौत थी वो ना जाने चोरों की तरह कहाँ चली गई. बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव, लेकिन ये एक बिल्कुल ही क्लोज शेव मेरे पास से गुजर कर चली गई. आई एग्री, मैं सहमत हूँ. पेनी सेड, पेनी ने कहा, जो कि उसके फादर हैं. आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट यू नीडेड, व्हाट वॉज नीडेड, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने दिमाग से काम लिया और जो ज़रूरी था उसे बचाया. पा, यस सन. पा कहते हैं, पिताजी कहते हैं हाँ बेटा. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, और जॉडी पूछता है अपने पिताजी से, पिताजी आपको याद है उस हिरनी और उस बच्चे के बारे में, उसके बच्चे के बारे में. आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट इज सर्टेन. पा, और उस बेचारी हिरनी ने आपको बचाया, ये बिल्कुल सही है पिताजी. द फॉन में बी आउट देयर येट, वो उसका बच्चा वहीं कहीं पर होगा. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वह बहुत ज़्यादा भूखा होगा और डरा हुआ होगा. देखिए इसके आंसर जो है मैंने आपके ऊपर छोड़े हैं, वैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बताने के बाद भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर लिख कर देंगे. व्हाट डज पैनी एक्सप्रेस प्राइड इन जॉडी फॉर, और पैनी जो कि उसके पिता हैं, उन्होंने जॉडी के लिए क्या गर्व महसूस किया. फाइंडिंग फूड, कीपिंग हिज हेड एंड डूइंग व्हाट वाज नीडेड, रनिंग अवे, सेविंग द डो. तो कीपिंग हिज हेड एंड डूइंग व्हाट वाज नीडेड, ये अपना दिमाग लगाना और जिसकी आवश्यकता थी उसे बताना. मैं फिर भी यहाँ पर टिक लगा रही हूँ आंसर को, आप लेकिन मुझे बताएंगे, ठीक है. Jody expresses concern that the doe might still be out there hungry and scared, और जो जॉडी ने बताया, अपनी चिंता जताई कि जो डो है वो शायद वहाँ पर जो है भूखी होगी और डरी हुई होगी. तो बेटा डो नहीं थी वहाँ पर, फॉन डरा हुआ था. तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, ये वाला आएगा. जॉडी आस्क्ड हिज फादर इफ़ ही रिकलेक्टेड द डैश एंड द फॉन, और जॉडी ने अपने पिता से पूछा कि क्या उन्हें याद है उस डो के बारे में, हिरणे के बारे में और उसके बच्चे के बारे में. तो यहाँ पर आएगा डो. ओके,
अब मैं इसे यहाँ से हटाऊंगी तो ये पूरा इरेज हो जाएगा। आंसर आप देख लीजिए और फिर अपनी समझ से मुझे बताइए। नेक्स्ट आइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको कोई 4 करने हैं, 3 मार्क्स के हैं, तो टोटल 12 मार्क्स आ गया। What made the speaker in the poem The Last Bargain turn down the old man's offer? स्पीकर को द लास्ट बार्गेन में कि ओल्ड मैन का जो ऑफर था उसने उसे इनकार क्यों कर दिया। देखिए आंसर देखिए, इन द पोम द लास्ट बार्गेन द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिज सर्विसेज। और द लास्ट बार्गेन के अंदर उस बूढ़े आदमी ने स्पीकर को बहुत सारे पैसे उसकी सेवाओं के लिए देने चाहिए। ही टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज ही रियलाइज दैट, उसने उसके ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वह महसूस करता है कि मनी कैन नॉट बाय हिम वॉट ही वॉन्ट्स, कि पैसा उसे वो कुछ खरीद कर नहीं दे सकता जो वह चाहता है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर बी पर आइए। क्वेश्चन नंबर बी है, डू यू थिंक इट इज़ राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ? आपको क्या लगता है ये सही है एक जानवर को मार देना एक आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू दिस इज जॉर्डिस फॉन। दिस इज जॉर्डिस फॉन लेसन में से आपको इसे लेकर क्लियर करना है। द स्टोरी शोज द डायलेमा ऑफ किलिंग एन एनिमल टू सेव ह्यूमन लाइफ। और जो स्टोरी है वो ये बताती है, समस्या को बताती है कि किसी जानवर को मार देना मनुष्य की ज़िंदगी बचाने के लिए। द स्टोरी शोज एवरी क्रिएचर हैज़ अ रोल इन द इकोसिस्टम। कहानी बताती है कि हर एक जीव की भूमिका होती है हमारे इकोसिस्टम में। इफ़ वी डिस्टर्ब दिस बैलेंस वन लीड टू बैड कंसिक्वेंसेज। अगर हम इसे हम डिस्टर्ब करते हैं, इन नियमों को अगर हम तोड़ते हैं तो एक व्यक्ति को बहुत ही बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आइए सी पर आइए। क्वेश्चन नंबर सी, विद रेफरेंस टू द पोम ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी लेसन का रेफरेंस लेते हुए एक्सप्लेन हाउ द पोएट जुल्फिकार घोष इज अंडरस्टैंडिंग। बताइए कैसे जुल्फिकार घोष की जो समझ है वो ग्रह धरती के लिए और मनुष्य की ज़िंदगी के लिए बदल जाती है एज ही ऑब्जर्व्स द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट, जब वह संसार को ऑब्जर्व करता है अलग अलग ऊंचाइयों से। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, इन द बिगिनिंग द पोइट रियलाइजेज द अर्थ एज अ कॉम्प्लेक्स प्लेस। शुरू में जो पोइट है वो महसूस करता है कि धरती एक बहुत ही जटिल स्थान है, फील्ड विद ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इमोशंस। और ये मनुष्य की क्रियाकलापों और उसके इमोशन से भरी हुई है। एज ही असेंड्स टू ग्रेटर हाइट्स, जैसे ही वह चढ़ता जाता है महान ऊंचाइयों पर, ही बिगिंस टू सी द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ। और तब वह पाता है कि इन सब के बीच में एक जुड़ाव है, सभी जिंदगियों के बीच में। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन स्ट्रगल, और एक एक व्यक्ति के संघर्षों के महत्व के बीच में और उन सबकी ज़िंदगी के बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस है, एक जुड़ाव है। नाउ डी आ जाइए, क्वेश्चन नंबर डी हम देखते हैं। इन द लेसन दिस इज जॉर्डिस फॉन हु सेज, इन द लेसन दिस इज जॉर्डिस फॉन में नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती। एंड वाई, और क्यों? आ जाइए डी पर आ जाइए। पैनी हैड किल्ड द डो टू सेव हिज ओन लाइफ। पैनी जो है डो को, हिरनी को मार देता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। एज अ रिजल्ट इट इज़ अ फॉन, और इसका परिणाम ये होता है कि जो उसका बच्चा होता है नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर एंड सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है, इट इज़ अ फॉन, और वह हिरण का बच्चा है, नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, जिसे देखभाल की ज़रूरत है, एंड सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन, और भुखमरी से बचाने की ज़रूरत है। लिविंग इट अलोन वुड बी अनग्रेटफुल, उसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी अनग्रेटफुल रहेगा। डॉक विल्सन वॉज करेक्ट व्हेन ही से, डॉक विल्सन का यह कहना बिल्कुल सही था जब वो कहते हैं नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स फॉर फ्री, कोई भी चीज़ इस संसार में मुफ्त में नहीं आती। अब लास्ट आज क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनालाइज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द पोएम द लास्ट बार्गेन। आपको चाइल्ड की क्या भूमिका है लास्ट बार्गेन में, उसे एनालाइज कीजिए। हाउ डज दिस ऑफर डिफर फ्रॉम द रेस्ट, ये इसका जो ऑफर बच्चे का था बाकी के ऑफर से कैसे अलग था। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या शो करता है। देखिए आ जाइए लास्ट पर, द चाइल्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पोएम। बच्चा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है पोएम में। ही इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड फ्रीडम, वो मासूमियत और आज़ादी का प्रतीक है। हिज ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एज इट प्रोवाइड्स द स्पीकर ट्रू फ्रीडम एंड प्योर हैप्पीनेस, क्योंकि उसका ऑफर बाकी लोगों से इसलिए अलग है क्योंकि वो स्पीकर को सच्ची आज़ादी और शुद्ध
खुशी प्रदान करता है। ओके, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वंस अगेन दिस इज़ माई न्यू चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।